नमस्कार प्रशिक्षुओं, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और सभी प्रशिक्षु फटाफट जुड़ जाएं और शेयर कर दें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है भाई, शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए क्लास को, जिससे कि और प्रशिक्षु जो हमारे भटक रहे हैं वो आ सकें। मित्र, यह अपवर्तन है यानी प्रकाश प्रकाश चैप्टर है साइंस का। प्रकाश चैप्टर में यह पार्ट नंबर 4 है मित्र, या पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 तक जा चुका है प्रकाश में। हमने ध्वनि पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। प्रकाश का चैप्टर आज खत्म, कल कल खत्म करते हैं। कल थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देंगे जो छूटा छटा रहेगा। इसके बाद आपका आज मतलब आज जो होगा बहुत बेहतरीन क्लास होगा अपवर्तन के बारे में। मैंने परावर्तन पढ़ लिया है, लेंस के बारे में पढ़ लिया, दर्पण के बारे में पढ़ लिया। बताना क्या चीज़ें छूट रही हैं, एक एक चीज़ अब तो एकदम नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा पेपर डिले भी हुआ है तो आपको बेहतरीन तैयारी करनी है कि आपका जो ये सेशन जा रहा है ना, तो आप ये मत सोचें कि आपका यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी नहीं हो रही है। जो बच्चे ये पाल की खुफिया बीमारी जो होती है बच्चों में ना, खुफिया, कि भैया अगर यहाँ पे सुपर टेट लिख देंगे तो सुपर टेट का क्लास है, डीएलएड लिख देंगे तो डीएलएड का क्लास है। भैया टॉपिक तो देखो, हम आपको इस कदर पढ़ाते हैं ना, तो आप सुपर टेट की सारी चीजें इसमें इंक्लूड होते हैं मित्र। यही सारी चीजें आप सुपर टेट में भी पढ़ोगे, रेलवे के एग्जाम में भी पढ़ोगे, बहुत सारी जगह पढ़ोगे। अब वहां पे हम लिख दें थंबनेल पे भैया यह रेलवे के एग्जाम के लिए है, यह सुपर टेट के लिए है, तो सुपर टेट वाले बच्चे जुड़ेंगे फिर। तो ये क्या बात हुई? तो आप ही लोग को ना देना सारे एग्जाम्स, बताओ। तो यही सारे टॉपिक्स हर जगह आते हैं मित्र। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन करिए, ऐसा रिवीजन करिए ना कि सारे एग्जाम्स, हम बता रहे हैं ना, जो चीजें दिया जा रहा है आपको बिल्कुल ठोस दिया जा रहा है। आज हम अपवर्तन के विषय में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा लेंस के विषय में जो हमने कल कंप्लीट किया उसमें दो चीज बात कर लेते हैं, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि आई के बारे में तो कल पढ़ेंगे, आई के बारे में, और जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, क्रांतिक कोण हो गया, इसके बारे में कल पढ़ लेंगे। लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा दूरदृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष को क्लियर करेंगे, इसके बाद अपवर्तन आपको समझाएंगे, है ना। तो देख लीजिए दूरदृष्टि दोष। मित्र पहले आंख बनाते हैं हम, थोड़ा सा देखिएगा। ये हमारे आंख हो गए, ये आंख है मित्र, ये आंख है। क्योंकि लेंस के बाद सीधे आपको दूरदृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष पढ़ना है, फिर इसके बाद आई के बारे में पढ़ना है। दो चीजें हम यहाँ पे दो बनाते हैं आंख, ये एक आंख, दोनों आंखें आप ही की हैं, ठीक है भाई, किसी और का नहीं है। आपकी आंख देख लो, ऐसे ही बनेंगे आपकी आंख, ऐसे है मित्र। हर हर महादेव का नारा लगाइए, सबके साथ अच्छा होगा, घबराइएगा नहीं। देखना भाई, यहां से एक हमने पहला लाइन डाला मित्र। जो मित्र लेंस होता है ना हमारे आंख में, उत्तल लेंस होता है। जो यहाँ पे होता है, हम पढ़ाएंगे आई में, यह सेलरी मसल्स होते हैं, सेलरी मसल्स होते हैं, जिसे इंग्लिश में सेलरी मसल्स बोला जाता है। हमारे आंख में जो आई लेंस होते हैं वो उत्तल लेंस होता है। और यहाँ पे जो इनको कवर करके रखे होते हैं मित्र, टाइट टाइट करके रखे होते हैं, तो हम दोनों का नाम लिख देते हैं एक बार। यह दूरदृष्टि दोष नाम लिख दिया हमने, या निकट दृष्टि दोष हमने नाम लिख दिया मित्र, निकट दृष्टि दोष। दोनों को ध्यान से देखेंगे मित्र। पहले तो डेफिनेशन क्लियर कर लेंगे हमेशा अपने दिमाग में। दूरदृष्टि दोष के लिए दूर की चीजें दिखाई देती हैं और निकट की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी। यानी कि जिसकी बात होगा वही चीज यहाँ पर दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की चीज दिखाई देगा, अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की चीजें दिखाई देंगी। निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा हम अवतल लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस यूज करते हैं मित्र, याद रखना। और दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस यूज करते हैं। आखिर कैसे याद रखेंगे? दूर में एक दो वर्ड आ रहे हैं। हमेशा जो कम होता है, जो नॉलेज जिसके पास कम होता है, वो हमेशा अपने अधिक के पास जाता है। जब इसके पास 3 है तो यह 3 के पास क्यों जाएगा? तो 4 के पास न जाएगा। तो 1 2 3, इसमें 3 वर्ड है तो 1 2 3 4 के पास गया। इसमें 2 वर्ड है तो 1 2 3 के पास गया। 2 वर्ड वाला 3 वर्ड के पास, 3 वर्ड वाला 4 वर्ड के पास। इस तरह से याद कर लेना मित्र, ठीक है ना। अब देखना, दोनों में बना दीजिए आप क्षैतिज रेखाएं। दोनों आंख में हमारे उत्तल लेंस होता है, इस बात को याद रखना। आंख के जो प्रतिबिंब होते हैं रेटिना पर बनते हैं। हम रेटिना जब आंख पढ़ाएंगे ना कल, तो उसमें सारी चीजें क्लियर कर देंगे। अब देखिए, अगर कोई वस्तु यहाँ पे होता है मित्र ना, कोई वस्तु यहाँ पे होता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है हमारे आंख में ना, रेटिना पर बनता है, वो भी उल्टा बनता है मित्र। कैसा बनता है? रेटिना हमारा जो तीसरा, आई के 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपरी वाले को क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं, जो हमारे पूरे खोपड़ी को सुरक्षित करता है ना, पूरे चीज को, पूरे खोपड़ियों को सुरक्षित करता है। इस तरह से मित्र हमारे दिमाग में इस प्रकार से 3 लेयर होते हैं। तीसरा लेयर जो यहाँ पे होता है ना, वही होता है मित्र, एक तरह से हमारा क्या होता है, रेटिना, रेटिना। अब इसी रेटिना पर हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। इस बात को याद रखना, कैसा बनता है? उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है मित्र, वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है। यह बात आप अपने कॉन्सेप्ट में हमेशा रखेंगे। अवतल लेंस नहीं होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। अब यहाँ से नर्वस सिस्टम पे जाता है। नर्वस सिस्टम उसे क्या करता है मित्र? सीधा करके हमारे दिमाग में मात्र मिली सेकंड में, हमारे
दिमाग को तुरंत सूचित करता है कि आखिर क्या देख लिया आपने। जो देख लिया वो सारी चीज़ें तुरंत आपके सामने सीधी बनती हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें होगी, ऐसे बनता है हमारे आँख में प्रतिबिंब। अब दूरदृष्टि दोष क्यों हो जाता है मित्र? अब यह दूरदृष्टि दोष इस वजह से होता है कि जो यह सिलरी मसल्स है मित्र ना, ये हमारे जो यह होते हैं ना, जो हमारे यह लेंस हैं, इसको क्या कर देते हैं? ढीला कर देते हैं। जैसे ढीला होता है हमारा सिलरी मसल्स, ढीला करता है तो आई बॉल डग 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 उसमें करने लगता है, डगमगाने लगता है। जैसे कि आप देखते हो कि किसी गोंद का डब्बा हो लेई का, उसमें एक गोली डाल दें, छर्रा, जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, कंचा, उसको डाल देंगे तो इधर उधर हिलाएंगे तो हिलेगा ऐसे ऐसे। फिर आंख का जो आई बॉल होता है वो भी ऐसे ऐसे हिलने लगता है। जो यहाँ पे सिलरी मसल्स होती हैं, जो इसे पकड़ी हुई होती है ना, वो ढीला पड़ जाती हैं, और इस वजह से यह हमेशा अक्सर देखते हैं तो बूढ़े लोग में होता है। लेकिन अब तो बचपन से ही बच्चे परेशान हो जाते हैं आंख को लेके। अब यही कारण होता है मित्र कि ये दूर बनता है। जो प्रतिबिंब हमारा बनना चाहिए रेटिना पर, वो दूर निकल जाता है। अब ऐसा नहीं कि आँखों से ये खोपड़ी फोड़ के बाहर निकल जाता है, नहीं। मतलब एक तरह से होता है कि उसका प्रतिबिंब जो फ़ोकस होता है दूर चला जाता है। दूर जाने के कारण ही हमें दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं और पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए जो दूर दृष्टि होता है वो अनंत होना चाहिए। अगर अनंत की चीज़ें आपको साफ-साफ दिखाई दे रही है तो मतलब आपका आँख सही है। ठीक है? निकट दृष्टि दोष के लिए निकटतम बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है मित्र। इस वजह से लोग बोलते हैं घर में जो टीवी देखें आप, टेलीविज़न देखें, कम से कम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख कर देखें। पढ़ाई करें तो कम से कम बेहतरीन तरीके से लाइट वगैरह फ़ोकस करके पढ़ें, धुंधला वगैरह ना रहे। वहाँ पर नहीं तो आँख खराब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इस वजह से पढ़ने वाले बच्चों को अक्सर चश्मा लग जाया करते हैं। आँख से पानी गिरना बहुत सा, हमें भी चश्मा लगा है। लेकिन खैर बचाव करते हैं, है ना? और बचते हैं चश्मे लगाने से। यहाँ पे दाग पड़ गया था बहुत भयंकर वाला, क्योंकि जब तक बीटेक हमने किया ना 2019 तक, तब तक बहुत चश्मा, मतलब चश्मे ही लगा के रहते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। पढ़ना होता था बहुत ज़्यादा। अभी भी पढ़ना होता है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी लगाते हैं पढ़ते वक़्त, और बहुत कम लगाते हैं लेकिन। तो ये हो गया भैया निकट दृष्टि दोष के लिए 25 सेंटीमीटर, और दूर दृष्टि दोष समझ में आ गया क्यों होता है, क्योंकि सिलरी मसल्स ढीले ही हो जाते हैं। सिलरी मसल ढीली होने की वजह से यह जो फ़ोकस होता है वो दूर निकल जाता है ना? तो इस वजह से हमको दूर दृष्टि दोष हो जाता है। इसमें क्या होता है मित्र, इसमें निकट दृष्टि दोष में सिलरी मसल जो होते हैं टाइट हो जाते हैं, हमारे लेंस को दबा देती हैं। जैसे ही लेंस को दबाएँगे आप बताओ, पिचक ना जाओगे दबाने से? जब पिचकोगे तो यहाँ पे जो फ़ोकस आएँगे ऐसे, तो आप सीधा यहाँ पर बनेगा, ये फ़ोकस यहाँ पे बनने लगेगा मित्र। यानी रेटिना पर बनना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन बनने लगा यहाँ पर। जब यहाँ पर बनने लगा मित्र, तो बोले भैया निकट हो गया रेटिना से, निकट हो गया तो निकट दृष्टि दोष हो गया। दूर बना तो दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब दूर की चीज दिखाई देगी, पास की नहीं दिखाई देगी। निकट बना तो निकट दृष्टि दोष, निकट की चीज दिखाई देगी, दूर की चीज नहीं दिखाई देगी मित्र। ये बातें हो गई। अब कैसे निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? इसके लिए हम क्या शर्त रखते हैं दूर करने के लिए मित्र? अवतल लेंस लगाते हैं इसको दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। अब यहीं पे जरा दृष्टि दोष आता है। जरा दृष्टि दोष में मित्र यह हो जाता है, घटना आ जाती है कि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जो आपके ये दोनों दोनों यह दोष है ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दोनों साथ में ही हो जाते हैं। तो गांधी जी का चश्मा लगता है आदमी को, गांधी जी का चश्मा लग जाता है। ये जो गांधी जी का चश्मा होता है बहुत कमाल का होता है मित्र। अब हम कितने विद्यार्थी से बोलेंगे, अच्छा बताओ हमको पास की चीज देखने के लिए कौन सा लेंस की जरूरत पड़ेगा? तो पास की चीज देखने के लिए तो हमको पहले से पता है भाई, देखना ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझना। अब पास की चीज देखने के लिए और दूर की चीज देखने के लिए, अब कितने बच्चे कहेंगे सर दूर दृष्टि दोष के लिए हम तो उत्तल लेंस लगाते हैं। तो इसमें दूर दृष्टि दोष दिख रहा है ना भाई, दूर की चीज दिख रही है, हम दूर की देखने के लिए नहीं, हम दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगाए हैं मित्र। दूर की देखने के लिए नहीं, दूर की तो दिख ही रही है हमको, हम दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगाए हैं, मतलब कि पास की चीजें देखने के लिए। अब पास की चीज देखना होगा तो हम उत्तल लेंस लगाएंगे मित्र, याद रखना, पास के लिए उत्तल लेंस लगाएंगे और दूर के लिए अवतल लेंस लगाएंगे। हम फिर से कॉन्सेप्ट समझाते हैं मित्र, आपको ध्यान से देखना। अगर दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे तो दूर की चीज तो दिखाई देती है दूर दृष्टि दोष में, पास की तो नहीं दिखती है। तो आप क्या करते हो, दूर की देखने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं, दूर की तो दिख ही रही है मित्र, दूर के लिए क्यों लगाएंगे, हम तो पास की देखने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। तो यह बात कॉन्सेप्ट में होना चाहिए, दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज दिखाई देती है, इस वजह से हम उत्तल लेंस लगाते हैं कि पास का चीज दिख जाए। तो याद रखेंगे, पास की चीज देखने के लिए हम उत्तल लेंस लगाते हैं। और निकट दृष्टि दोष में मित्र क्या होता है, निकट दृष्टि में निकट की चीज तो दिख ही रही है, यानी दूर की चीज नहीं दिख रही है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज तो दिख रही है, दूर की चीज नहीं दिख रही है, यानी दूर की देखने के लिए हम अवतल लेंस लगाते हैं मित्र, याद रखना, दूर की देखने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं। अब कभी काल के आपसे चश्मा पूछ लेगा, जो बुढ़े दादा दादी होते हैं जिनको जरा दृष्टि दोष हो जाता है, तो उनको अखबार पढ़ने के लिए कौन से लेंस की जरूरत पड़ेगी? अब इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो बता देंगे मित्र। अब अखबार पढ़ने के लिए आपके दिमाग में चलेगा, अरे साला ये तो निकट दृष्टि दोष है, मतलब निकट की चीज दिख रहा है। अब निकट की चीज, जब निकट की चीज दिख रहा है, अखबार पढ़ेंगे तो कोई नजदीक ऐसे करेगा ना, तो मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट की चीज दिख रहा है। अब निकट की चीज दिख रहा है तो मतलब निकट के लिए हम अवतल लेंस लगाते हैं, तो सीधा आप ठोकेंगे अवतल लेंस, एग्जामिनर करेगा खचाक, कट जाएगा नंबर, तुरंत कटेगा मित्र। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है भैया, निकट की चीज तो दिख ही रहा है निकट दृष्टि दोष में,
हमको दूर का नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष का कोई कमाल ही नहीं है, कोई खेल ही नहीं है। हमें तो अखबार पढ़ना है नजदीक की चीज के लिए ना, मतलब निकट की दृष्टि दोष हमें है, निकट की चीज नहीं दिखाई दे रही है हमें। जब निकट की चीज देखने के लिए तो हम चश्मा लगाए हुए हैं, तो उसलिए पास की चीज जब हमको देखना होता है तो हम उत्तल लेंस लगाते हैं, दूर की चीज देखते हैं तो अवतल लेंस लगाते हैं मित्र, याद रखना। फिर से एक बार बताते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं, लेकिन दूर की देखने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं मित्र, यह बात याद रखना। दूर की देखने के लिए हम अवतल लेंस लगाते हैं। इसी तरह निकट दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस लगाते हैं, लेकिन निकट की देखने के लिए हम उत्तल लेंस लगाते हैं मित्र। निकट की दिखाई दे जाए सारी चीजें, भाई इसमें दूर की चीज दिखाई दे रही है, निकट की नहीं, तो निकट की दिख जाए। जब निकट की दिख जाएगी तो उस कंडीशन में हमको उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। ये बातें कॉन्सेप्ट आ गई हो तो हम चलते हैं अपवर्तन की तरफ। समझ लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन था मित्र, अगर आपको समझ में आया होगा तो बढ़िया बढ़िया, बल्ले बल्ले, अन्यथा कोई बात नहीं, समझेंगे किसी दिन और, पास उस पेपर पर दे लेते हैं, फिर समझेंगे अस्थायी रूप से। अब यहाँ पे आता है अपवर्तन मित्र। अपवर्तन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अपवर्तन का मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक पथ पर वो मुड़ जाती है, अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, बस इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। फिर सुन लीजिए, अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है, मुकर जाता है, कहता है अब इस पथ से नहीं जाएंगे, इसमें बाधा है। जब मुड़ जाता है तो इसी घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं मित्र। अपवर्तन दो तरह से देखना, एक तो कोई भी लाइट अगर ऐसे आती है तो अपने नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, डॉट डॉट, ये नॉर्मल हो गया। अगर इसको जाना चाहिए तो ऐसे, ये आया ऐसे और मुड़ा ऐसे, यानी कि भैया जो आपतित किरण थी ना, अपवर्तित होने के बाद वो अपवर्तित होने जैसे गई वो मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। यानी कि मित्र जब कोई भी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, सघन माध्यम में आता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। जब कोई भी किरण मित्र सघन माध्यम से, कहाँ से भैया, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब से दूर जाता है। ये बात याद रखना। देखिए सघन से विरल में आए, आप ही सोचो, जब आपको बालू में दौड़ने की आदत है, सड़क पे दौड़ाया जाए तो तेज दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे भाई, दौड़ोगे, जाहिर सी बात है भाई, तेज दौड़ोगे। जब आपको बालू में दौड़ने की आदत पड़ी गई है तो आपको कहीं भी दौड़ा लो, दौड़ जाओगे भाई। इस वजह से जब आपको फ्री में हवा, यहाँ पर है, हवा में प्रकाश की किरणें तेज चलती हैं भाई, यहाँ पे ठोस माध्यम है तो धीमी हो जाएंगी, जाहिर सी बात, लड़ेंगे भिड़ेंगे, तो इस वजह से वो अपनी झुकाव कर लेती हैं। ये चीज कॉन्सेप्ट में दिमाग बैठा लेना। अगर सघन माध्यम है मित्र, यहाँ पे बहुत ठोस है, अब ठोस है तो उसको आना है विरल जगह में, तो फ्री हो गया भाई, हम तो दौड़ के आए हैं बालू में, अब ससुरा दौड़ाएगा हमको अगर मिट्टी में ना, तो भांज के आएंगे, बता रहे हैं ना, भांज के आएंगे। जो बालू में दौड़ते थे 10 मिनट लगता था ना 4 चक्कर का, अब यहाँ पे मारेंगे 4 मिनट में 4 चक्कर। ये तो हमको बालू में दौड़ा दिया है। हमको जब IAS PCS की तैयारी कर ही रहे हैं, BPSC की तैयारी कर ही रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर ही रहे हैं, तो ग्रुप डी का पेपर होगा तो निकल नहीं जाएगा क्या भाई, बताओ जरा। बस वही बात यहाँ पे होती है मित्र। जब वो सघन माध्यम में दौड़ ही रहा है, विरल में आया तो सघन से जब विरल में आया तो बिल्कुल तेज हो गया, फैल गया, किरणें तेज हो गई, यानी कि जो इधर झुकना चाहिए था ढीले होने चाहिए और तेज हो गया, मतलब कि मुड़ गया ऊपर की तरफ, यानी कि जो ये नॉर्मल था नॉर्मल से दूर हो जाता है। कब, जब वो सघन से विरल में आता है मित्र। इसे कहते हैं नॉर्मल, यानी कि अभिलंब कहते हैं, जो बीच में होता है अभिलंब कहते हैं मित्र। और इसको क्या कहते हैं मित्र, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जो ये किरण निकल रही इसे कहते हैं अपवर्तित किरण, लिख लीजिएगा। आपतित किरण वह किरण होती है जो सरफेस पे स्ट्राइक करती है। अब सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद जो किरण निकलती है दूसरे माध्यम में, उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। इस बात को लिख लेना, बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा मित्र। ये दोनों चीजें समझ में आ गई हो, तब हम आगे चलते हैं मित्र। एक चीज याद रखना, इसमें जो विरल का एंगल आपसे बोला जाता है, एक प्रश्न बनेगा, विरल का एंगल मतलब कि यह आपतित है या आपतित किरण है या अपवर्तित किरण है, क्या है, अपवर्तित किरण है। तो इस वाले में विरल से सघन में आपतित किरण का जो एंगल होगा उसे आपतन कोण बोलेंगे I, और जो अपवर्तित किरण होगा, अपवर्तित किरण के एंगल को बोलेंगे नॉर्मल से अपवर्तन कोण। ऐसे आपतन कोण इसे बोलेंगे, अपवर्तन कोण। तो हर कंडीशन में मित्र याद रखना, आपतन कोण जो होगा, यहाँ पे लिख लीजिए, सघन है ना यह, सघन, तो आपतन कोण जो होगा विरल से सघन में वो क्या होगा, अधिक होगा। आपतन कोण अधिक होगा किससे भैया, अपवर्तन से अधिक होगा। ये चीज याद रखना मित्र, ठीक है। अपवर्तित एंगल से आपतन एंगल अधिक होगा। इसमें क्या होगा मित्र, अगर यह I है, आपतित है या आपतित किरण है, आपतित किरण, और यह है मित्र अपवर्तित किरण,
अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण के द्वारा जो यह एंगल बनाया जा रहा है नॉर्मल से, उसे बोलते हैं आर। इसे बोलते हैं आई, यानी कि इंसिडेंट रे, आपतित किरण द्वारा जो बनाया जा रहा है। तो मतलब आपतित द्वारा जो बनाया जा रहा है उसे बोलते हैं आपतित कोण, यानी आपतन कोण। अपवर्तित द्वारा जो बनाया जा रहा है उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो इसमें क्या होता है, अपवर्तन कोण बड़ा हो गया, यहाँ बोल देंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण बड़ा होगा मित्र किससे, आपतन कोण से। जब कब बड़ा होगा, जब सघन से विरल में आएगा प्रकाश किरण। जब विरल से सघन में आएगा तो इस कंडीशन में आपतन कोण बड़ा हो जाएगा और अपवर्तन छोटा हो जाएगा मित्र। इसमें अपवर्तन बड़ा, आपतन छोटा। बताना समझ में आया कि नहीं। अब अपवर्तनांक के दो नियम होते हैं, फटाफट लिख लीजिए। अपवर्तनांक के कितने नियम है, दो नियम मित्र। कौन कौन से नियम है, लिख लीजिए। आपतित किरण आने वाली यानी, अपवर्तित किरण जाने वाली यानी, और अविलंब यानी कि यह वाला पॉइंट, तीनों एक तल में होना चाहिए। पहला नियम क्या था, हमने परावर्तन वाले में भी पढ़ा था दो नियम, इसमें भी दो नियम है मित्र। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक बिंदु पर एक तल पे होना चाहिए। तीनों एक बिंदु पर एक तल पे होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। आपतन बिंदु उसे बोलते हैं जहां पर आपतित किरण गिरती है। तीनों किसी एक तल के सरफेस पे होना चाहिए। हो गया। दूसरा नियम क्या है मित्र, आपतन कोण की ज्या आई, अपवर्तन कोण की ज्या आर के अनुपात एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, जिसे बोलते हैं साइन आई अपान साइन आर। साइन आई अपान में साइन आर बोलते हैं मित्र, साइन आर बोलते हैं। यह होता है एक नियतांक यानी अपवर्तनांक के बराबर। इसको हम स्नेल नियम कहते हैं। तो पूछता है आपसे अपवर्तन के किस नियम को स्नेल नियम की संज्ञा देते हैं, तो बता देते हैं अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल नियम की संज्ञा देते हैं। बताना यहाँ पे कोई चीज जो न समझ में आया हो मित्र आपको। अब बहुत सारे प्रशिक्षुओं को दिमाग में आएगा, सर यह अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन उसे कहते हैं मित्र, निर्वात में प्रकाश का वेग या फिर तरंगदैर्ध्य बटे माध्यम में प्रकाश का वेग या फिर तरंगदैर्ध्य। समझ गए कि नहीं। निर्वात में प्रकाश का वेग यानी कि सर कैसे, यानी जो यह आया n की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग यानी कि c भाई अपान माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। जैसे कि बोले कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा, तो बोलेंगे सर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। अगर बोलेंगे मित्र जल में प्रकाश का वेग कितना होगा, तो बोलेंगे सर जल में थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी 2.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। तीनों बात लिख लीजिए। जल में बोला जाए, जल में प्रकाश का वेग तो बताएंगे 2.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर वायु में बोला जाए या फिर निर्वात में बोला जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये चीज कांच में बोला जाए, कांच में बोला जाए प्रकाश का वेग तो बता देंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मित्र देख लेना, कांच सबसे सघन है, इस वजह से कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम है। जल उससे ज्यादा सघन है, तो जल इससे कम सघन है, तो इस वजह से थोड़ा सा इससे ज्यादा प्रकाश का वेग है, 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु सबसे विरल है, इस वजह से इसमें सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या प्रकाश निर्वात में चल सकती है, तो बोलेंगे बिल्कुल प्रकाश निर्वात में चल सकती है। प्रकाश यानी कि सन की लाइट अर्थ पर कितने समय में आती है, तो बता देंगे 500 सेकंड में 500 सेकंड आने में लगता है प्रकाश की लाइट को अर्थ पे मित्र। इस बात को याद कर लेना, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए मित्र। अब यहाँ पर एक बात और होती है, अभी हो गया अब सारी बातें। अब होता है अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं सर। अपवर्तनांक निकालने के लिए अपवर्तनांक याद कर लीजिए कुछ चीजों का। जैसे निर्वात में अपवर्तनांक कितना होता है, तो बता देंगे निर्वात में जो अपवर्तनांक होगा प्रकाश का वो कितना होगा भैया, 0 होगा। इस बात को इरेज कर देना। अब हम निर्वात में प्रकाश का वेग इसे बोलते हैं भैया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इस चीज को लिख लेना, निर्वात में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में भी याद कर लीजिए। निर्वात में अपवर्तनांक 0, हवा में अपवर्तनांक, हवा में कितने, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है 1.008 होता है, 1.008 होता है। और जल में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है मित्र, 4/3 बोलिए, या इसी को बोलते हैं 1.333 आता चला जाता है। फिर कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच में जो प्रकाश का अपवर्तनांक होता है मित्र 1.5 के आसपास होता है ना। अगर क्रूक्स कांच है जो हम लोग ग्लास में लगाते हैं, आंख वगैरह में जो चश्मा लगता है उसे क्रूक्स कांच कहते हैं, तो उसमें जो प्रकाश का वेग होगा मित्र वो 1.8 के आसपास हो जाता है ना। थोड़ी सी स्पीड उसकी धीमी तेज हो जाती है। इसके बाद मित्र हीरे में बात करें, डायमंड में तो बता देना है 2.48 होता है। और कोई चीज छूट रहा है, केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल हो गया मित्र, मिट्टी के तेल में जो प्रकाश का चाल होता है मित्र 1.44 होता है। यह बात याद रखना मित्र। जो अपवर्तनांक होता है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यह बात भी आप याद कर लेंगे मित्र। ठीक है भाई, बताना अब कोई चीज छूट रही हो तो वो भी बता देना। वैसे कोई चीज नहीं छोड़ रहे हैं, हम सारी चीज लेके चल रहे हैं मित्र, ठीक है ना। अब एक चीज और याद रखना, आपसे पूछा जाता है अपवर्तन के फलस्वरूप
अगर कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या चीज़ें नहीं चेंज होती हैं, लिख देगा आपको आवृत्ति, पहला चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। दूसरी बात लिख देगा वेग चेंज होगा कि तरंगदैर्ध्य, वेग या तरंगदैर्ध्य चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। और दूसरी बात आयाम, और तीसरा आयाम चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, ये बताना है। वेग तरंगदैर्ध्य यानी वेग तरंगदैर्ध्य और आयाम और आवृत्ति में क्या चीजें उसकी चेंज हो जाएंगी। अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, सघन से विरल में या फिर विरल से सघन में, या फिर कांच से वायु में, वायु से कांच में, जल से कांच में, या फिर जल से वायु में, इस तरह से जब प्रकाश किरणें ट्रेवल करती हैं तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में उसका क्या चीजें चेंज होती हैं, तो बता देना आवृत्ति सिर्फ चेंज होता है मित्र, सिर्फ आवृत्ति चेंज होता है, यह सारी चीजें नहीं बदलती हैं। ठीक है भाई, कलर भी नहीं बदलता है, याद रखना, कलर भी नहीं बदलता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, सिर्फ और सिर्फ आवृत्ति बदल जाता है मित्र। याद रखना, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसके पास होता है, तो बैगनी किरण के पास होता है, और सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसके पास होता है मित्र, रेड कलर के पास होता है, जो हम पढ़ा रखे हैं, आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं मित्र, जो कि अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल हैं, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जैसे पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर दिखाई देना, यह अपवर्तन के एग्जाम्पल हो गए, है ना। पानी में डूबी हुई छोटी सी या फिर टूटी हुई लकड़ी, या फिर छोटी लकड़ी, या फिर गिलास में डूबी हुई छोटी सी लकड़ी थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देना, तो ये भी हमारा अपवर्तन का एग्जाम्पल हो गया मित्र। अगर पानी में तैरती हुई मछली थोड़ी सी ऊपर दिखाई दे, या फिर मछुआरा अगर मछली को पकड़ने जाता है तो उसको निशाना कहाँ लगाना चाहिए, अगर वो निशाना ऊपर लगाता है तो क्यों ऊपर लगाता है, नीचे लगाता है, मछली उसको ऊपर दिख रही है लेकिन वो निशाना नीचे लगा रहा है, तो क्यों नीचे ही लगा रहा है, क्योंकि उसको पता है अपवर्तन के कारण मछली पानी में तो नीचे होती है लेकिन दिखती ऊपर है, इस वजह से मछली को पकड़ने के लिए मछुआरे को जो निशाना लगाना होगा, जहां दिख रही है उससे नीचे लगाना पड़ता है। ये चीजें हो गई। अब तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण भाई, तारों का टिमटिमाना एक और कारण है, क्योंकि हमारे लेयर हैं, आपको पता है 5 लेयर हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, यानी कि टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ये पांचों लेयर से जब प्रकाश किरणें वहां से आती हैं, टकराती हैं ना, तो टकराने के बाद अपने माध्यम को बदलती रहती हैं, कोई सघन माध्यम है कोई लेयर, कोई विरल माध्यम है, कोई सघन माध्यम है, कोई विरल माध्यम है। इस तरह से प्रकाश किरणें जब ट्रेवल करती हैं तो हमें लगता है तारे चमक रहे हैं, असल में तारे चमकते नहीं है, सन चमकता नहीं है, सन डोलता नहीं है ना। पूरा अगर वायुमंडल का देख लें, अपने पूरे स्पेस को देख लें ना, तब उस कंडीशन में सन को मान सकते हैं, गैलेक्सी है पूरा, वो डोलता है। लेकिन अगर बात करें हम जिस पृथ्वी पर हैं, उस पृथ्वी के अकॉर्डिंग सन डोलता नहीं है, हमारी पृथ्वी घूमती है, और ना ही सन चमकता है, मतलब टिमटिमाता नहीं है, हमको बबलिंग करते हुए नहीं दिखाई देता है, वो एक जगह स्थिर होता है और चमक बना के रखता है अपना, क्योंकि लेयर है बीच में, इस वजह से लेयर की वजह से स्टार चमकदार दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे सुबह का और शाम का जो सूर्य होता है वो बड़ा दिखाई देता है, यह भी अपवर्तन के कारण ही होता है। लेकिन अगर बोला जाए आपसे कि सूर्य सुबह और शाम को लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्णन का कारण है मित्र, है ना। लाल दिखाई देना प्रकीर्णन का कारण है। लेकिन सुबह और शाम को सन बड़ा दिखाई देना, या फिर सुबह और शाम को सन अपने, जैसे सुबह का समय है 6 बजे सुबह होना, लेकिन हमको 5:30 बजे ही सन दिखाई दे देते हैं। शाम के समय है कि 4 बजे सन डूब जाना, लेकिन 5 बजे तक हमको दिखाई देते हैं। तो समय से पहले उग जाना और समय के बाद तक उगे रहना, यह भी कारण होता है अपवर्तन का मित्र। ये बात याद रखना, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट बहुत गर्म है, गर्म के कारण सन जब डूबता रहता है तो उसका प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनता है, ये बातें होती है ना। तो यह सारी चीज़ें आपको हमने बता दिया, और आप इसे कॉन्सेप्ट में अपने रखेंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे मित्र। एक लेक्चर और आएगा प्रकाश पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया, क्रांतिक कोण हो गया, और इसके बाद एक टॉपिक और था ना, आँख के बारे में। ये सारी चीज़ें कल खत्म हो जाएगा प्रकाश आपका, बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।